दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की पूर्व वर्षों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 96 प्रश्नों को यानी कि 96 प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों हम 96 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी 2018, 2019, 20, 21, 22 और 23 के प्रश्न पत्रों को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 96 प्रश्नों को कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम 96 नंबर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और इसी में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 2017 का प्रश्न पत्र है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और अगली वीडियो से दोस्तों हम 2016 के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 96 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। क्या है, यहाँ देखें 96 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है। तो याद रखें सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, फिर से देखें लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है। तो याद रखें सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। ठीक है, एक बार और देखें लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है। तो याद रखें सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखें सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे 97 नंबर प्रश्न को, देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे। पहला कह रहा है दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। क्या है, कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना। क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना। ऑप्शन सी दिया गया है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। ठीक है, डी दिया गया है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। ठीक है, डी दिया गया है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। तो चलिए सुमेल करेंगे। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है दोस्तों 38वां संशोधन में। ठीक है, क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 38वां संशोधन हो जाएगा दोस्तों हमारा, वह हो जाएगा 38वां संशोधन अधिनियम हो जाएगा हमारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, यह हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, यह हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। ठीक है, फिर है हमारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, फिर से देखें न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार और देखें न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन दोस्तों 38वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3, 4, 1 और 2 हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। ठीक है, कह रहा है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है दोस्तों की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। क्या है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। ठीक है,
फिर कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और चौथा कह रहा है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, केवल ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। यही दोस्तों हमारा भारत और अमेरिका के बीच समानता है, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच। ठीक है, केवल हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह दोस्तों भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानता है। केवल तीसरा पॉइंट हमारा सही है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन ए केवल 3। ठीक है, जबकि 1, 2 और 4 हमारा नहीं है दोस्तों, यह हमारा गलत दिया गया है। केवल ऑप्शन जो 3 दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यह पॉइंट हमारा सही है। तो ऑप्शन ए केवल 3 हमारा सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। तो याद रखिए, जो हमारा तीसरा पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे केवल 3, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, चलिए दोस्तों कथन कारण का प्रश्न है, देखते हैं कथन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। क्या है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, अभी कथन देखें। फिर दोस्तों कारण क्या कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। ठीक है, कह रहा है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। ठीक है, फिर देखिए अभी कथन कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों का आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन सही है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। जबकि कारण कह रहा है, कारण क्या रहा है दोस्तों कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, यह जो आदर्श आचार संहिता है दोस्तों, इसको निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है दोस्तों, ना कि हमारा संसद के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आदर्श आचार संहिता जो है यह संसद के द्वारा अधिनियमित ना होकर दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है या निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो कारण हमारा दोस्तों गलत होगा। अभी कथन जो दिया गया है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। फिर से देखिए कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो यह पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि कारण कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता को दोस्तों संसद के द्वारा निर्मित ना करके निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए कारण गलत है। ठीक है, जबकि अभी खत्म कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है पर आर गलत है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 100वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखिए 100वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी दोस्तों कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। अभी कथन पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। क्या है, कह रहा है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। क्या है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, यानी कि अभिकथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है। लेकिन दोस्तों हमारा जो कथन है यानी कि कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, फिर देखें अभिकथन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है दोस्तों वह सीमित है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है वह सीमित है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कारण कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है।
अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इस पॉइंट को याद रखें। अभिकथन कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो दोनों पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है, यानी कि कथन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे? यह मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, अभिकथन कह रहा है। फिर कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो कारण भी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 101 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? सरकारी आयोग दोस्तों हमारा केंद्र राज्य संबंधियों के विषय में प्रावधान करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, जो हमारा सरकारी आयोग था यह केंद्र राज्य संबंध के से संबंधित प्रावधानों के लिए गठित किया गया था हमारा सरकारी आयोग। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1983 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर SR सेन। ठीक है, याद रखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो याद रखिए डॉक्टर SR सेन। ठीक है, इसका डिटेल हम देख लेते हैं। कह रहा है भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर संतुष्टि देने तथा उनको सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा, डेट भी याद रखिए, कई बार डेट पूछा गया है, सन 1983 में एक आयोग का गठन किया गया जिसे सरकारी आयोग कहा गया। कह रहा है इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे। ठीक है, और कह रहा है इसके अन्य सदस्य डॉक्टर SR सेन तथा P शिवारमन थे। ठीक है, डॉक्टर SR सेन तथा P शिवारमन तीनों के नाम याद रखिए। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो याद रखिए डॉक्टर SR सेन। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर संतुष्टि देने तथा उनको सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1983 में एक आयोग का गठन किया गया जिसे सरकारी आयोग कहा गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे और इसके अन्य सदस्य डॉक्टर SR सेन तथा P शिवारमन थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो वह था दोस्तों हमारा डॉक्टर SR सेन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों, चलिए 102 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो चलिए सुमेल करेंगे। गुजरात में दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों, वह है हमारा 11। ठीक है, गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 11। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कर्नाटक, तो कर्नाटक में दोस्तों हमारी राज्यसभा की सीटों की संख्या है वह है दोस्तों हमारी 12। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों केरल, तो केरल में दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों याद रखिए 9। और उड़ीसा में हमारा राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 10। ठीक है, फिर देखें गुजरात में दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? वह है दोस्तों हमारा 11। ठीक है, गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों वह है हमारा 11। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 12। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। ठीक है, फिर से देखें गुजरात में दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। ठीक है, फिर से देखें गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 11। ठीक है, कर्नाटक में हमारा राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। ठीक है, फिर से देखें गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 11। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 12। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। फिर से देखें गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 11। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9 और उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। एक बार और देख लें गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 9 और उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 10। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन चलिए देखेंगे आंसर क्या दिया गया है इसका।
चलिए देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या दिया गया है। इसका सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है हमारा क्या, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3, 1 और 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखें यहाँ पे, गुजरात में सीटों की संख्या है दोस्तों 11, कर्नाटक में सीटों की संख्या है दोस्तों 12। ठीक है, गुजरात में हमारी सीटों की संख्या है 11, कर्नाटक में सीटों की संख्या है 12, केरल में सीटों की संख्या है दोस्तों 9 और उड़ीसा में सीटों की संख्या है दोस्तों 10। फिर से देखिए, गुजरात में 11, कर्नाटक में दोस्तों है 12, केरल में है 9 और उड़ीसा में है 10। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, 103वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों, बुलक कैपिटलिस्ट क्या है, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखें। कह रहा है दोस्तों, बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन सी हमारा। कह रहा है दोस्तों, बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर देखें, कह रहा है बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, तो याद रखें उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, 104वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे दोस्तों 104वें नंबर प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है दोस्तों हमारा नीति निनुमोदन प्रस्ताव। क्या है दोस्तों, नीति निनुमोदन प्रस्ताव। ठीक है, पहला है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा मितव्ययिता प्रस्ताव, फिर है दोस्तों हमारा सांकेतिक प्रस्ताव और फिर है दोस्तों लेखानुदान। ठीक है, चलिए तो नीति निनुमोदन प्रस्ताव को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। क्या है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों मितव्ययिता प्रस्ताव, कह रहा है बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। क्या है, मितव्ययिता प्रस्ताव कह रहा है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। ठीक है, फिर कह रहा है सांकेतिक प्रस्ताव, कह रहा है बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। क्या है, सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों नीति निनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। क्या है, नीति निनुमोदन प्रस्ताव जो है वह कह रहा है कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। ठीक है, फिर कह रहा है मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। क्या है दोस्तों, मितव्ययिता प्रस्ताव कह रहा है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव कह रहा है कि बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। क्या है, सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। फिर कह रहा है दोस्तों लेखानुदान, तो यही हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है यह गलत है। कह रहा है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। क्या है, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लेंगे। विकल्प डी को छोड़कर अन्य सभी विकल्प क्या हैं, सुमेलित हैं। ठीक है, कह रहा है लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें सरकार 3 या 4 महीनों के लिए बजट पारित होने से पहले सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य सरकारी कार्यों के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेखानुदान मांग अग्रिम के रूप में लेती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऊपर के 3 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि नीति निनुमोदन प्रस्ताव दिया गया है कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव कह रहा है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। क्या है, मितव्ययिता प्रस्ताव कह रहा है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। ठीक है, फिर कह रहा है सांकेतिक प्रस्ताव हमारा कि बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। तो तीनों पॉइंट हमारे सही हैं, याद रखिएगा। फिर कह रहा है लेखानुदान, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। लेखानुदान क्या होता है, यहाँ नीचे देखें, लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें सरकार 3 या 4 महीनों के लिए बजट पारित होने से पहले सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य सरकारी कार्यों के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेखा अनुदान मांग अग्रिम के रूप में लेती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो 104वां नंबर प्रश्न जो है उसमें हमारा जो गलत दिया गया है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या दिया गया है हमारा आगे के प्रश्न।
चलिए दोस्तों 105 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है। चलिए कथन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। क्या है, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। फिर कारण कह रहा है दोस्तों कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इसी प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। क्या है, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे अभी कथन और कारण क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। फिर कारण कह रहा है कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों जो दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यह स्टेटमेंट हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर से हम पढ़ेंगे। अभी कथन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है कारण कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण। क्या है, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमारे सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। एक बार और देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो कारण और कथन दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है। कह रहा है दोस्तों ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो वह है हमारा NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो वह है संघाई चीन में, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है। तो याद रखें न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और इसका मुख्यालय है दोस्तों हमारा संघाई चीन में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों हमारी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी यह स्टार्ट की गई थी कब, इसका डेट हम डालेंगे। वह है दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी, 28 अगस्त 2014 को हमारी जनधन योजना स्टार्ट की गई थी। फिर कह रहा है दोस्तों मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया स्टार्ट की गई थी दोस्तों कब, वह है हमारा 25 सितंबर, ठीक है, 2014 को। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी, मेक इन इंडिया स्टार्ट की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। फिर कह रहा है दोस्तों अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना दोस्तों स्टार्ट की गई थी कब, यह स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015 को। ठीक है, क्या है, अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015 को। और दोस्तों जो सुकन्या समृद्धि योजना दिया गया है यह स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए सबसे पहले हमारा दोस्तों जो दिया गया है चौथा नंबर प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह स्टार्ट की गई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया दोस्तों स्टार्ट की गई थी 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। ठीक है, फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों हमारा 22 जनवरी 2015 को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ दोस्तों इसका आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। ठीक है, लेकिन हम डेट देख लेंगे। फिर से देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की गई थी दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया स्टार्ट की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015 को। और सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, फिर से देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया था दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया गया था दोस्तों 9 मई 2015 को। और सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें
प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। और दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है, आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लोगों ने डेट देख लिया है। चलिए 108 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 108वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखें, कह रहा है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 क्या है? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। क्या है? कह रहा है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो याद रखें दोस्तों सभी श्रेणी के श्रमिकों को। ठीक है, फिर से देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए, कह रहा है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो याद रखें सभी श्रेणी के श्रमिकों को, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फिर देखिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो याद रखिए दोस्तों सभी श्रेणी के श्रमिकों को, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखें, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो सभी श्रेणी के श्रमिकों को, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल क्या कह रहा है। कह रहा है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं को आच्छादित करती है। ठीक है, क्या है यह योजना जो है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं को आच्छादित करती है। असंगठित श्रमिकों में स्वनियोजित श्रमिक या दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक शामिल हैं। क्या है? असंगठित श्रमिकों में स्वनियोजित श्रमिक या दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक शामिल हैं। 1 अप्रैल 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई, जबकि पहले यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई है, जबकि पहले यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है तो सभी श्रेणी के श्रमिकों को दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे 109वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 109वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर यानी कि दोस्तों IMR, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने का लक्ष्य था। ठीक है, कह रहा है 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने का लक्ष्य था। तो याद रखिए दोस्तों 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या है, कह रहा है 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने का लक्ष्य था। तो याद रखिए 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ पे। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिसकी अवधि क्या थी 2007 से 2012 के दौरान शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने का लक्ष्य 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ था। ठीक है, इस योजना की थीम तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर थी। क्या है, इस योजना की थीम तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था दोस्तों। तो याद रखिएगा 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। क्या है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। क्या है, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर का प्रश्न एक बार और देखें कि 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था। तो याद रखिएगा 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 111
99वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे, ठीक है। पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। 111 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। पहला कह रहा है क्या हमारा कि दूत निवेशकों के माध्यम से, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों जोखिम युक्त पूंजी से। फिर कह रहा है दोस्तों भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, ठीक है। फिर देखिए स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो पहला दूत निवेशकों के माध्यम से, बी कह रहा है जोखिम युक्त पूंजी से, सी कह रहा है दोस्तों भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो याद रखें दूत निवेशकों के माध्यम से। फिर कह रहा है दोस्तों जोखिम युक्त पूंजी से। फिर कह रहा है भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, ठीक है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी यानी कि ऊपर्युक्त सभी, ठीक है। फिर देखिए स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो ऑप्शन ए कह रहा है दूत निवेशकों के माध्यम से, बिल्कुल सही है। जोखिम युक्त पूंजी से, यह भी सही है। भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, यह भी पॉइंट हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन डी ऊपर्युक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखें स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो दूत निवेशकों के माध्यम से, ठीक है। फिर कह रहा है जोखिम युक्त पूंजी से। फिर कह रहा है भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। 112 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों 112 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। फिर देखें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो वह होगा दोस्तों हमारा आराम, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर देखें कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो स्वास्थ्य होता है दोस्तों, शिक्षा भी होता है, आर्थिक स्थिति भी होती है, लेकिन आराम हमारा प्रयुक्त नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। फिर से देखें निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो स्वास्थ्य होता है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा भी, लेकिन आराम नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यह भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक हमारा जारी किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो हम इसके आकलन के लिए प्राचल के रूप में प्रयुक्त करते हैं दोस्तों वह स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और शिक्षा को करते हैं, लेकिन आराम को नहीं करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। क्या है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। कह रहा है दोस्तों विरासत चक्र, फिर कह रहा है दोस्तों सूफी चक्र, फिर कह रहा है दोस्तों रामायण चक्र, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा तटीय चक्र। तो याद रखिए दोस्तों सूफी चक्र हमारा इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा गलत है, ठीक है। फिर देखें कह रहा है दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए पहला कह रहा है विरासत चक्र, फिर कह रहा है सूफी चक्र, फिर है रामायण चक्र, फिर है तटीय चक्र। तो इसमें जो शामिल नहीं है दोस्तों वह है हमारा सूफी चक्र, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। तो विरासत चक्र भी होगा दोस्तों, रामायण चक्र भी होगा, तटीय चक्र भी होगा, लेकिन सूफी चक्र नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। फिर से देखें भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। तो विरासत चक्र भी होगा, रामायण चक्र भी होगा, तटीय चक्र भी होगा, लेकिन सूफी चक्र नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और हमारी स्वदेश दर्शन योजना दोस्तों जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना का दोस्तों स्टार्ट कब किया गया था, वह स्टार्ट किया गया था दोस्तों जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 114 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, कह रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के अनुसार, क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है, ठीक है। याद रखें इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का, ठीक है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है,
शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। फिर से देखें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। तो याद रखें शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। तो याद रखें ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 115 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए दोस्तों देखें यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। क्या है, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, 115 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, पहला कह रहा है हमारा कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्या है, कह रहा है कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। क्या है, यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। ठीक है, यह भी पॉइंट सही है, लेकिन कह रहा है दोस्तों कि यह ईरान से भारत तक फैली है। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, और सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1 तथा 2 सही हैं। ठीक है, फिर से देखिए ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कह रहा है कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। क्या है, यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिए ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे हम, ऑप्शन बी, यानी केवल 1 तथा 2 सही है। जबकि कह रहा है थर्ड पॉइंट कि यह ईरान से भारत तक फैली है। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, यह ईरान से भारत तक नहीं फैली है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि ऊर्जा गंगा परियोजना के संबंध में 2 पॉइंट जो दिए गए हैं कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है और यह अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया, यह दोनों पॉइंट हमारे सही हैं और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऊर्जा गंगा परियोजना के संबंध में दोनों पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे। चलिए दोस्तों देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है यह योजना दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल द्वारा लागू की गई थी। क्या है, यह योजना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू की गई थी, जिसमें पूर्वी भारत के 5 राज्य, क्या है, जिसमें पूर्वी भारत के 5 राज्य यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, यह योजना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू की गई थी, जिसमें पूर्वी भारत के 5 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, तो यह योजना दोस्तों भारत में ही थी, ना कि दोस्तों भारत और ईरान में। ठीक है, यह याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट हमारा यही था और वह थर्ड पॉइंट गलत दिया गया था। यह योजना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू की गई थी, जिसमें पूर्वी भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और इस परियोजना के तहत 2018 तक उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ने वाली लगभग 2500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। ठीक है, इस परियोजना के तहत 2018 तक उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ने वाली लगभग 2500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 1995। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1995। ठीक है, फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी 1995 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। तो याद रखिए 1995 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 117 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला कह रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ठीक है स्टार्ट की गई थी कब, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी, 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी दोस्तों हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इसको कब स्टार्ट किया गया था। तो इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों हमारा, याद रखिए कब, यह स्टार्ट हुआ था दोस्तों 8 मार्च
ठीक है, याद रखिएगा 2015 को, ठीक है, डेट याद रखिए। फिर कह रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था दोस्तों कब, याद रखिए 9 मई 2015 को, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों मुद्रा बैंक योजना, तो मुद्रा बैंक योजना स्टार्ट किया गया था दोस्तों कब, तो मुद्रा बैंक योजना को हम लोगों ने स्टार्ट किया था 8 अप्रैल, ठीक है, 2015 को, ठीक है। चलिए अब सीरीज को व्यवस्थित करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तो 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, फिर हो जाएगा हमारा डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 8 मार्च 2015 को, ठीक है। फिर हो जाएगा डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 8 मार्च 2015 को, ठीक है। फिर दिया गया है हमारा मुद्रा बैंक योजना, वह हो जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, मुद्रा बैंक योजना हो जाएगा हमारा 8 अप्रैल 2015 को। और सबसे लास्ट में होगा दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, ठीक है। एक बार और देखेंगे तो हमारी सीरीज सही जो होगी दोस्तों वह होगी हमारी 1, 2, 4 और 3, ठीक है, सही सीरीज क्या होगी 1, 2, 4 और 3, ठीक है। फिर से देखेंगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वह स्टार्ट की गई थी दोस्तों 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की गई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। फिर दूसरा है कि डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, तो इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों 8 मार्च 2015 को, ठीक है, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, इसको स्टार्ट किया गया था 8 मार्च 2015 को। फिर कह रहा है मुद्रा बैंक योजना, तो इसको स्टार्ट किया गया था 8 अप्रैल 2015 को हमारा मुद्रा बैंक योजना स्टार्ट की गई थी। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसको स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 8 मार्च 2015 को, ठीक है। फिर है मुद्रा बैंक योजना, तो मुद्रा बैंक योजना स्टार्ट की गई थी दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, ठीक है, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। सही सीरीज 1, 2, 4 और 3 होगी, ठीक है। आगे देखें, कह रहा है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। क्या है, कह रहा है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो सही आंसर होगा दोस्तों कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन। और दोस्तों कोपेनहेगन हमारी डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है दोस्तों यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों, तो याद रखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा कोपेनहेगन, ठीक है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1995 में आयोजित हुआ था, ठीक है। कह रहा है इसी सम्मेलन में गरीबी के 2 रूपों यानी कि परम गरीबी और समग्र गरीबी में परिभाषित किया गया। इसी सम्मेलन में गरीबी को 2 रूपों परम गरीबी और समग्र गरीबी में परिभाषित किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 1995 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन सामाजिक विकास पर आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए 119 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है, तो याद रखिए बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों कह रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात कर रहा है यहाँ पे, याद रखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा योजना यानी कि ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है, तो याद रखिए पूरक आहार प्रदान होती है, रोग प्रतिरक्षण भी प्रदान की जाती है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा भी प्रदान की जाती है, लेकिन बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर देखें, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण नहीं किया जाता है हमारा समन्वित बाल विकास सेवा योजना के तहत, जबकि पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण और 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण नहीं किया जाता है हमारा ICDS के तहत। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें, कह रहा है दोस्तों उदय,
ठीक है। कह रहा है उदय, योजना और उद्देश्य। ठीक है, उदय कह रहा है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। क्या है? उदय कह रहा है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है हृदय, हृदय कह रहा है विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। क्या है? हृदय कह रहा है विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों अमृत, तो शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। क्या है? अमृत कह रहा है शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। फिर कह रहा है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल। ठीक है, कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल, तो यही पॉइंट हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे उदय कह रहा है दोस्तों विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। क्या है? उदय कह रहा है दोस्तों विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है हृदय की विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। क्या है दोस्तों? कह रहा है विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, बिल्कुल सही है। अमृत कह रहा है शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। क्या है? अमृत कह रहा है शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, बिल्कुल सही है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल से यह सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है। ठीक है, यह पुराना हो चुका है 2015-16 का, लेकिन देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। क्या है? कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। तो याद रखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना, यह हमारा चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 122 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हम क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए, चलिए 122 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। क्या है? कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार और देख लें कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखें उत्तर प्रदेश में 0.57% है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में। तमिलनाडु में है 1.10%, बिहार में है 1.28% और केरल में है 1.45%। ठीक है, अतः अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। तो याद रखिए दोस्तों नागालैंड में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नागालैंड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम हरियाणा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह है दोस्तों हमारा हरियाणा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो याद रखिए दोस्तों हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे सुमेल करना है। खेल का सामान दोस्तों हम सुमेल करेंगे किससे। तो खेल का सामान सुमेल करेंगे मेरठ से। दिया सलाई को दोस्तों सुमेल करेंगे हम किससे, वह है बरेली से। पीतल का सामान दोस्तों हम सुमेल करेंगे किससे, तो वह है दोस्तों मुरादाबाद से। और लकड़ी पर नक्काशी हम सुमेल करेंगे दोस्तों सहारनपुर से। ठीक है, तो सही आंसर किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन बी यानी कि 3, 4, 1 और 2। फिर देखिए खेल का सामान दोस्तों मेरठ से, दिया सलाई बरेली से, पीतल का सामान मुरादाबाद से और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से। ठीक
ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। खेल का सामान दोस्तों हो जाएगा मेरठ से, दिया सलाई बरेली से, पीतल का सामान मुरादाबाद से और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दोस्तों इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा 9 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों 9 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों 9। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों इसका 9 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, भाबर एवं तराई क्षेत्र है, मध्य पश्चिमी मैदान है, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान है, पश्चिमी मैदान है, बुंदेलखंड प्रदेश है, मध्य मैदान है, उत्तर पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिए 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध। ठीक है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध के प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वह सब अब पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए जो नया हम देखेंगे दोस्तों, इसमें कोई भी प्रश्न दोस्तों नए नहीं है, सब पुराने प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो करंट जो पूछा जाएगा पेपर में वह अपडेटेड पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न दोस्तों पुराने हो चुके हैं। ठीक है, और विविध के भी प्रश्न कुछ ऐसे नहीं दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह हम स्टार्ट करेंगे 2016 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, इस वीडियो को हम लोगों ने पूरा इसमें यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों अब हम अगला जो वीडियो होगा उसमें 2016 के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।